बरसात में चार गरीब बहुओं की झोपड़ी। गरीब कमला अपनी चार बहू सोना, मोनिका, राधा और सपना के साथ रहा करती थी। इतनी गरीबी झेलने के बाद भी गरीब कमला की चारों बहू एक साथ रहती और एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे पवन, सोनू और विनोद बेटा, तुम तीनों यही घर पे बैठे हो और तुम्हारा भाई ईंट की भट्टी पर मजदूरी करने के लिए भी चला गया। क्या आज तुम तीनों को काम पर नहीं जाना? वो क्या है ना माँ कि मालिक का बिजनेस बहुत नुकसान में जा रहा है और उन्होंने कई मजदूरों को काम से ही निकाल दिया। अरे वो तो भैया की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें नहीं निकाला। अब आप तीनों क्या करेंगे? बहुत जल्द बारिश शुरू होने वाली है और हमारी झोपड़ी भी टूट गई है। इस बार बारिश में हम कहाँ सर छुपाएंगे? हमने सोचा था कि इस बार चारों भाई को काम मिल गया है, एक ही जगह चारों मिलकर अपने लिए एक झोपड़ी बना लेंगे ताकि किसी के सर पर मुसीबत ना आए। पर लगता है इस बार भी हमें बारिश का सामना करना पड़ेगा। अरे आप सब हमारे होते हुए चिंता काहे करती हो? अरे जिस तरह से भगवान हमारा पेट भर रहा है उसी तरह से वो हमें हमारे हिस्से की झोपड़ी भी दे देंगे, चिंता ना करो। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे क्या हुआ अगर हमें एक जगह से निकाल दिया? हम कहीं और कोशिश करेंगे। इस बार हमें दिन रात एक भले ही क्यों ना करना पड़ जाए, हम इस बार अपनी झोपड़ी बनाकर मानेंगे। इतना बोलकर कमला के तीनों बेटे भी काम की तलाश में घर से चले जाते हैं। कमला और उसका पूरा परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में एक साथ रहा करता था, जहाँ सोना भी मुश्किल था। अब इसी तरह से समय गुजरता है, पर कमला के तीनों बेटे को नौकरी नहीं मिलती और जैसे तैसे अकेला सुमित घर चलाता है। ऐसे ही एक दिन, अब तो एक वक्त का खाना भी हमारे लिए पहाड़ होता जा रहा है। आज रात को खाते हैं तो कल सुबह का सोचना पड़ता है। अब इस तरह से घर नहीं चलेगा, हम सबको काम की तलाश करनी होगी। जितना हम सब काम करेंगे हमारे लिए उतनी आसानी होगी अपनी झोपड़ी बनाने में। कमला का पूरा परिवार बारिश में अपनी अलग झोपड़ी बनाकर रहना चाहता था, क्योंकि जिस झोपड़ी में वे लोग रहते थे वह झोपड़ी काफी छोटी थी। उस झोपड़ी में अगर 6 लोग सोते तो 2 लोग बैठे रहते हैं। इसलिए अब घर की बहू भी बाहर नौकरी की तलाश में निकल पड़ती है। मालिक, क्या मुझे आपके घर में नौकरी मिल सकती है? मैं घर के सारे काम जानती हूँ, आपके घर की अच्छे से देखभाल करूँगी, कोई शिकायत नहीं आएगी। प्लीज मुझे नौकरी दे दीजिए। प्लीज हमें नौकरी पर रख लीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें काम की सख्त जरूरत है। देखो, हमारे घर में पहले से ही एक नौकर है, हम एक से ज्यादा नौकर रख नहीं सकते, इसलिए हम तुम दोनों में से किसी एक को ही रखेंगे और अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम दोनों बताओ कौन हमारे यहाँ काम करेगा? दीदी, तुम यहाँ काम कर लो, मैं कहीं और काम देख लूंगी। दोनों देवरानी जेठानी आपसी सहमति से उस घर में काम के लिए रुक जाती हैं। पर सोना, सपना और मोनिका अब काम की तलाश में इधर उधर घूमती है। बहू, तुम चारों आ गई, कैसा रहा आज का दिन? किसी को नौकरी मिली या नहीं? नहीं माँ जी, पर खुशखबरी है कि राधा को नौकरी मिल चुकी है। अब हमारे घर में 2 जने हैं जो काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, तुम तीनों हिम्मत मत हारना। राधा बहू की तरह तुम तीनों को भी काम मिल जाएगा और भगवान ने चाहा तो तुम तीनों से पहले मेरे तीनों बेटों को भी नौकरी मिल जाएगी। भगवान हम पर दया दृष्टि बनाए रखना। कमला और उसके परिवार को उम्मीद की छोटी सी किरण नजर आती है जब राधा की नौकरी लगती है और रात को ही तेज बारिश होने लगती है और उनकी बची कुची झोपड़ी भी पूरी तरह से उजड़ जाती है। भगवान, आखिर हमसे चाहता क्या है? हम सब बेरोजगार हैं, ले देकर एक झोपड़ी थी, वे भी बारिश के मौसम आने से पहले ही उजाड़ गया। इस तेज आंधी तूफान में हमसे हमारी टूटी फूटी झोपड़ी भी छीन ली। मोनिका, हिम्मत मत हारो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुम तीनों नौकरी की तलाश में जाओ, हम तीनों भाई माँ के साथ मिलकर झोपड़ी की छत ठीक करते हैं, ठीक है? हाँ बहू, पवन बिल्कुल सही कह रहा है। जब तक पैसे नहीं हो जाते और 4 अलग झोपड़ी नहीं बन जाते तब तक हमें इसी झोपड़ी में अपना गुजारा करना पड़ेगा। मैं माँ जी की बात से सहमत हूँ, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं।
अब कमला की तीनों बहू अगले दिन भी नौकरी की तलाश में निकल जाती हैं और राधा नौकरी के लिए चली जाती है। कमला का बड़ा बेटा भी काम पर चला जाता है और कमला अपने तीनों बेटों के साथ अपनी झोपड़ी की छत बनाने लगती है। माँ, अब तुम जाकर आराम कर लो, तुम थक गई होगी, हम तीनों भाई कर लेंगे, जाओ। बेटा, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? तुम तीनों थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ, तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। आज तुम बैठो, हम तुम्हें खाना निकाल कर देंगे। अब तुम्हारे बेटे बड़े हो गए हैं, हमें हमारा कर्तव्य निभाने दो। कमला के तीनों बेटे कमला को आराम करने देते हैं और अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। अपने बेटों का ये प्यार देखकर कमला की आंखें भर जाती हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार कमला की चारों बहू को नौकरी मिल जाती है। ये खबर सुनकर कमला बहुत खुश होती है और अपने तीनों बेटों से कहती है, बेटा, तुम चारों ने देखा ना, मेरी चारों बहू की नौकरी लग चुकी है। अब हमारे घर में सिर्फ 3 जने बेरोजगार हैं। बेटा, तुम तीनों हिम्मत मत हारना, तुम्हें एक दिन नौकरी जरूर मिल जाएगी। हाँ माँ, हमें अभी भी भगवान पर पूरा भरोसा है और तुम्हारे आशीर्वाद पर भी। देखना, बरसात में मौसम से पहले तुम तीनों को नौकरी मिल जाएगी और इस बार हम बरसात में अपनी झोपड़ी में रहेंगे। हमारे भी सर पर छत होगी इस बरसात पर। मुझे समझ नहीं आ रहा माँ जी, कहाँ मिलेगी? मुझे समझ नहीं आता मेरे बच्चे मेरी फिक्र करना कब छोड़ेंगे, जब मैं मर जाऊंगी तब। अरे, मुझ बुढ़िया के लिए क्या झोपड़ी बनाओगे? तुम चारों को अलग अलग झोपड़ी की जरूरत है। मैं तो कहीं भी रह लूंगी, कभी सोना बहू की झोपड़ी में तो कभी मोनिका की बहू की झोपड़ी में। चारों बहू को नौकरी मिलने के बाद कमला और उसके बहू बेटों की आंखों में एक रोशनी की किरण जग जाती है। अब समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते कमला के तीनों बेटों की भी नौकरी लग जाती है। पर अफसोस, जैसे ही उसके बेटे की नौकरी लगती है उसी दिन से बारिश अपना कहर दिखाने लगती है। लगता है इस बरसात में भी हमें अपनी इस छोटी झोपड़ी में गुजारना पड़ेगा। मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, अपने बहू बेटों को उनके हिस्से की झोपड़ी देने का। अरे माँ, ऐसी बातें क्यों करती हो? अब आपके चारों बहू बेटे को नौकरी मिल चुकी है। अब हमारी परिस्थिति पहले जैसी नहीं रही। हम पूरे दिन काम करेंगे और रात को जब बारिश रुकेगी हम रात भर जाग कर अपनी झोपड़ी खुद तैयार करेंगे, ठीक है ना? कमला के चारों बेटे इसी तरह से सुबह काम पर जाते हैं और रात को घर आकर बारिश के रुकने का इंतजार करते। बारिश जैसे ही रुकती, कमला के चारों बहू बेटे अपने काम पर लग जाते और कमला उन सभी के लिए खाना बनाती। देखते ही देखते बहुत जल्द कमला के चारों बहू बेटे अपनी अपनी झोपड़ी बना लेते हैं और अपनी अपनी झोपड़ी में शिफ्ट हो जाते हैं। मेरी बहू की झोपड़ी कितनी सुंदर लग रही है। भले ही छोटी है, पर मुझे खुशी है कि उन्हें उनके हिस्से की झोपड़ी मिल गई। हम गरीबों के नसीब में तो झोपड़ी ही लिखी है। माँ जी, अब आप अपनी चारों बहुओं की झोपड़ी देख लीजिए और आपका इस बारिश में जिसकी झोपड़ी में रहने का दिल करे आप रह सकती है। कमला जैसे ही सोना की झोपड़ी से अपना पहला कदम बाहर निकालती है, तेज बारिश होने लगती है, पर सोना की झोपड़ी में एक बूंद पानी नहीं आता। ये देखकर कमला के दिल को बहुत खुशी मिलती है और इस तरह से कमला की चारों बहू बारिश में अपनी झोपड़ी अपनी मेहनत से बनाकर तैयार कर लेती है। ये कहानी मायापुर नाम के एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसी गांव में आशा नाम की एक औरत अपनी बहू शीतल के साथ रहा करती थी। शीतल और आशा दोनों ही एक नंबर की लालची औरतें थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, उस पेड़ के अंगूर देख रही है? देखकर तो लगता है कि अंगूर बहुत मीठे और रसीले हैं। अगर ऐसी बात है माँ जी, तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से चलकर इस अंगूर का स्वाद चख लेते हैं। वैसे भी दिन का समय है, इस समय कोई नहीं रहता, हमें मौके पर चौका मार देना चाहिए। अरे हाँ बहू, क्यों नहीं, चल जा जल्दी से, इस पेड़ के सारे अंगूर तोड़ ले। अब क्या था, शीतल और आशा चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाती है और अंगूर के पेड़ के पास पहुंच जाती है और शीतल अंगूर के एक एक गुच्छे तोड़कर अपनी सास को दे देती है और वे सारे अंगूर आशा अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेती है। कुछ देर बाद दोनों सास बहू कुछ अंगूर तोड़कर घर लाती है और उन्हें खाने के लिए बैठ जाती हैं।
माँ जी, अब इतने सुंदर अंगूर देखकर मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। जल्दी से आज अंगूर खाकर ही अपना पेट भर लेते हैं। अरे बहू, तू तो मुझसे भी ज्यादा लालची है। पहले इन अंगूरों को तो धो ले। दोनों सास बहू पुराने दिनों को सोचकर दुखी होने लगती है। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। अब जैसे ही आशा दरवाजा खोलती है, वे देखती है कि एक आदमी छोटी सी टोकरी में कुछ नकली अंगूर लेकर आया है और उनसे कहता है, नमस्कार बहन जी, ये दिवाकर जी का घर है ना? मैं बहुत दूर से आया हूँ। किसी ने मुझे दिवाकर जी का पता दिया है। वैसे मैं यहाँ अंगूर पर सोने का पानी चढ़ाने आया हूँ। मैंने सुना है कि इस पूरे गांव में दिवाकर जी जैसा काम कोई नहीं कर पाता। आप सही जगह आए हैं, पर अब मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता। अरे नहीं भाई साहब, माँ जी बस ऐसे ही मजाक करती है। दिवाकर जी अभी शहर गए हैं। वे सोने का पानी चढ़ाने वाला लिक्विड खत्म हो गया है ना, आप इसे यहीं रख जाओ। 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। क्या 1 हफ्ते में? पर मुझे इन नकली अंगूरों पर सोने का पानी चढ़ाकर मार्केट में बेचना था। मैं अपना व्यापार जल्दी से शुरू करना चाहता हूँ। अगर 3 दिन में काम हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं दिवाकर जी से कह दूंगी कि वे आपका काम पहले करे, पर इसके लिए रकम ज्यादा लगेगी। अरे मैडम, पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरा काम जल्द से जल्द करवा दीजिए। अच्छा नमस्कार, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वह आदमी अंगूर की टोकरी देकर चला जाता है और नकली अंगूर को देखकर शीतल के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान बनता है और वे उन नकली अंगूरों को देखकर हंसने लगती है। अपनी बहू की इस हरकत को देखकर आशा को बहुत अजीब लगता है और वे अपनी बहू से कहती है, शीतल बहू, तू शैतानों की तरह क्यों हंस रही है? आखिर तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तूने इस आदमी से झूठ क्यों कहा? वे इसलिए माँ जी, क्योंकि जो दिवाकर जी काम करते थे वही काम अब हम दोनों करेंगे। हमें कोई काम नहीं दे रहा तो क्या, हम अपना काम शुरू करेंगे। और अपने गांव के सभी लोग खुद को बहुत तेज समझते हैं ना, कैसे अब मैंने बेवकूफ बनाती हूँ। बहू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तू क्या बोल रही है। आखिर साफ साफ क्यों नहीं समझाती, कहना क्या चाहती है? माँ जी, अब मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, बल्कि करके दिखाऊंगी। इतना बोलकर शीतल उस कमरे में जाती है जिस कमरे में बैठकर दिवाकर काम किया करता था। अब जल्दी से शीतल उन सभी नकली अंगूर पर सोने का पानी चढ़ा देती है। ये देखकर आशा अपनी बहू से कहती है, तू तो दिवाकर का काम फिर से शुरू करना चाहती है। भूल गई इस काम में मेरे बेटे का कितना नुकसान हुआ था। अरे कोई भी समय पर पैसा नहीं देता और ये सोने का पानी देख रही है, इसे लाने में शहर जाना पड़ता है बहुत दूर। और तू जानती है ना ये सामान कितना महंगा आता है। माँ जी, दिवाकर जी अच्छे थे, उन्होंने कभी भी किसी के साथ गद्दारी नहीं की और ईमानदारी से अपना काम किया। उसका नतीजा क्या निकला? हमसे हमारा दिवाकर छीन लिया। अब इन लालची गांव वालों को हम लालची बनकर दिखाएंगे। मैं इन अंगूरों को सोने के अंगूर बनाकर बेचूंगी और लोगों को बेवकूफ बनाऊंगी। हम दोनों सास बहू कल गांव के मंदिर जाएंगे और सभी गांव वालों से कहेंगे कि कल रात भगवान जी हमारे सपने में आए हैं और उन्होंने हमें बताया कि हमारे खेत में सोने के अंगूर हुए हैं। उसके बाद ये सोने के अंगूर लोगों को दिखाएंगे और उन्हें बेच देंगे, ये कहकर कि ये सोने के अंगूर है। इससे तो बहू हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। तेरे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। सच में तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है बहू। पर बहू, अंगूर बहुत जल्द सिकुड़ जाते हैं। अगर हमारी चोरी पकड़ी गई तो? माँ जी, कभी किसी चोर को देखा है चोरी करके उसी घर में बैठा हुआ? हम भी यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और यहाँ से फरार हो जाएंगे और फिर दूसरे गांव में जाकर इसी तरह से लोगों को वहाँ भी बेवकूफ बनाएंगे। अब क्या था, शीतल और आशा ऐसे ही करते हैं और उन सभी अंगूरों पर सोने का पानी चढ़ाकर अंगूरों को सोने का बताकर सभी गांव वालों को बेच देते हैं और उनसे मोटी रकम कमाकर रातों रात रवाना हो जाते हैं। बहू, इसमें तो हमने पैसे बहुत कमाए हैं। इतने पैसे तो कभी दिवाकर ने भी नहीं कमाए। पर हमने एक गलती कर दी। हमें गांव छोड़ने से पहले कुछ अंगूर अपने साथ बांध लेने चाहिए थे। माँ जी, हम जिस गांव में जा रहे हैं वे गांव अंगूर के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ पर बहुत अंगूरों की पैदावार है। हम गांव वालों से उन्हीं के अंगूर चोरी करके उन्हीं पर सोने का पानी चढ़ाकर उन्हीं को बेच देंगे और इस बार हम पहले से ज्यादा रेट लगाएंगे। अब क्या था, शीतल और आशा का लालच धीरे धीरे बढ़ने लगा था और वे दोनों इसी तरह से गांव गांव जाकर उन्हीं के गांव के अंगूरों को चोरी करते और उन अंगूर को सोने का बताकर उन्हीं गांव वालों को बेच देते और अगले दिन फरार हो जाते।
इस तरह से दोनों सास बहू अपना एक बिजनेस शुरू करती, जिसमें वे गांव के मासूम लोगों को बेवकूफ बनाती हैं। और इसी तरह से देखते ही देखते दोनों सास बहू काफी अमीर बन जाते हैं। और क्योंकि वे अपनी जगह बदलते रहते हैं, इसलिए किसी के भी हाथ नहीं आते।